दरअसल आज का मेरा टॉपिक है नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो विश्वविख्यात है। इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए और मैं इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा जो हर कोई को जानना चाहिए और हर किसी का यह क्वेश्चन रहता है। दरअसल इनके वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए सीखना चाहते हैं तभी यह वीडियो आपके लिए है, और नहीं तो और कोई उद्देश्य यह वीडियो बनाने का नहीं है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट्स, उन नालंदा विश्वविद्यालय का कैसा निर्माण हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए और कैसे नष्ट हुआ और फिर से कैसे उसका निर्माण हो रहा है और कब इसका उद्घाटन हुआ, कौन से प्रस्ताव से फिर से इसको बनाने की कोशिश की गई, इन सभी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। देखिए मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं किन किन टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूं। फर्स्ट मेरा टॉपिक है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कैसे हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कैसे हुआ, फर्स्ट मेरा टॉपिक ये रहेगा। सेकेंड रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना यानी उनकी बनावट, कंस्ट्रक्शन कैसी रही। थर्ड बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन की प्रक्रिया यानी उसे कैसे चलाया जाता था, क्या क्या प्रोसेस थी, किस तरह की उसकी व्यवस्था थी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फोर्थ नंबर पे बात करें विश्व स्तर पर क्यों फेमस हो गया, इतना ऐसा क्या क्या उसमें क्वालिटी थी जिसकी वजह से वह विश्व स्तर पर फेमस हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पर नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, मंगोलिया, तिब्बत, थाईलैंड ऐसे बहुत सारे कंट्री से क्या क्यों पढ़ने आते थे, इनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद मेरा क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी का नामांकन कैसे होता था, नामांकन की प्रक्रिया क्या थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके महान शिक्षक कौन कौन थे, कौन कौन महान गुरु थे। उसके बाद हम देखने वाले हैं शिक्षा के क्या क्या विषय थे, वहां कौन कौन से विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद हम देखेंगे नालंदा के समापन का कारण यानी नालंदा का पतन कैसे हुआ, कैसे नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से समाप्त हो गए। इतने बड़े विश्वविद्यालय का ऐसा माना जाता था कि जब बख्तियार खिलजी ने उनमें आग लगाया तो पूरे 3 महीने तक पुस्तक जलते रहे। 3 महीने, आप सोच सकते हैं कि कितना पुस्तक रहा होगा। और वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का क्या है और क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, इन सभी वीडियो बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा और वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। पूरा वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो मैं पहले यह आपको बेसिक बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार पटना और पटना से 100 किलोमीटर दूर राजगीर के नज़दीक में है। किधर है? राजगीर के नज़दीक है। इतना बात आपको जो मेनली पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। कहाँ था? बिहार में था। चलिए उसके बाद हम क्या पता करेंगे कि ये जो हुएंत सांग एक यात्री थे जो भारत में पढ़ने के लिए आए थे। कहाँ आए थे? भारत के पढ़ने के लिए आए थे और उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था कि सक्रादित्य कौन था? तो कुमारगुप्त। गुप्त काल आपको पता है ना कि 323 से 647 ऐसा कुछ ईस्वी तक गुप्त काल। देखिए ईस्वी का कभी इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं, सभी बुक में अलग अलग लिखा रहता है, तो इसीलिए इसमें लड़ाई 647 एडी तक रहा गुप्त काल। तो उसी गुप्त काल में कुमारगुप्त ने सबसे पहले नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया। क्या बनाया? बौद्ध विहार बनाया। तो पहला आपको यह स्पष्ट होना चाहिए। देखिए कैसे कैसे शुरुआत हो रही है, कहानी समझिए कि शुक्रादित्य बोले तो कौन? कुमारगुप्त। गुप्त का शासक, गुप्त काल आपको पता है ना, गुप्त डायनेस्टी। गुप्त काल कब से कब तक चला? तो 323 से 647 एडी तक चला। ओके, अब ये गुप्त काल के समय कुमारगुप्त ने कहा नालंदा में, कहा नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया। क्या बनाया? बौद्ध विहार। बौद्ध विहार बोले तो क्या कि वहां जो बौद्ध लोग आकर के उसमें अध्ययन करें। अब बौद्ध विहार उसी तरह उसके बेटे कुमारगुप्त, सबसे पहले कौन बनाया? कुमारगुप्त के बेटे आगे चल के एक और बौद्ध विहार बनाया। कौन? बुद्धगुप्त। कौन बनाया? बुद्धगुप्त। उसी के बाद एक और उसके बेटे तथागत गुप्त ने एक और बौद्ध विहार बनाया। उसके बाद दिव्य गुप्त ने एक और बौद्ध विहार बनाया। उसके बाद वज्रगुप्त गुप्त ने एक और। इस तरह से टोटल 5 बौद्ध विहार बने। कितने बौद्ध विहार बने? 5। और इन सभी बौद्ध विहार को मिला करके, ऐसा हम सांग बताते हैं कि इन सभी बौद्ध विहार को मिला करके मध्यकाल यानी मेडिएवल एज, मध्यकाल के राजा हर्षवर्धन ने इन सभी बौद्ध विहार, ये जो है ना, इस सभी को बौद्ध विहार को मिला के एक किला में ठोक दिया और मिला करके एक और बौद्ध विहार बनाया जिसे ताम्र विहार के नाम से जाना गया। क्लियर? अब देखिए इन कुमारगुप्त एक बौद्ध विहार बना, उसके बाद बुद्धगुप्त एक बौद्ध विहार बना। इन सभियों ने मिल करके, इन सभी को मिल करके मध्यकाल के राजा हर्षवर्धन ने इन सभी को मिला करके एक और बौद्ध विहार बनाया जिसे ताम्र विहार के नाम से जाना गया। ताम्र का मतलब क्या? जिस समय तांबा का भी उसमें उपयोग किया गया।
और जब ताम्र विहार बनाया गया इसी हर्षवर्धन काल के समय में ये नालंदा विश्वविद्यालय विश्व विख्यात यानी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। तो शुरू में तो नालंदा विश्वविद्यालय को कोई नहीं जानता था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय कब प्रसिद्ध हुआ, जब हर्षवर्धन ने इन सभी को मिला करके ताम्र विहार बनाया। वही ताम्र विहार नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। दरअसल प्रसिद्ध कब हुआ, हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के समय काल में, लेकिन यह स्टार्टिंग कब हुआ, तो कुमारगुप्त के काल में। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण किसने किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करता यानी स्टार्टिंग जो किया कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। सेकेंड हमारा क्या, इसकी संरचना यानी इसकी बनावट क्या है। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना यानी इसका बनावट आयताकार है। आयताकार बोले तो क्या, यानी आयत, लंबाई और चौड़ाई, जितना लंबाई होगा उतना नेक्स्ट लंबाई। आपको आयत को बताना है कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। अब वो मैथ का टॉपिक नहीं है कि मैं मैथ जानूँ, इसका क्या है, इसके संरचना आयताकार है। लंबाई की बात करें तो 1 मील है। 1 मील क्या मतलब 1.6 किलोमीटर के आसपास। चौड़ाई की बात करें तो हाफ मील से। और यह बनाया गया है लाल पत्थर और ईंट से। इसमें 8 बड़े भवन हैं और 30 कक्षाएं हैं। 8 बड़े भवन और 30 कक्षाएं। उसके बाद मैं इसके कुछ बेसिक और चीज़ों के बारे में मैं बता दूं तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 भवनों का एक पुस्तकालय है। टोटल 8 बड़े भवन हैं, उनमें 3 भवनों का एक पुस्तकालय है। और उन पुस्तकालयों का नाम क्या दिया जाता है, तो धर्म गज नाम क्या दिया जाता है उन पुस्तकालयों को, तो धर्म गज नाम दिया जाता है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उस पुस्तकालयों को नाम क्या दिया जाता है, धर्म गज। और इन धर्म गज यानी इन पुस्तकालयों को 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 नाम दिया गया। और उन 3 नाम इस प्रकार है, रत्नदीग, रत्नरंजक और रत्नसागर। रत्नदीग, रत्नरंजक और रत्नदागर। ये भी आपको समझ गया। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि संचालन की प्रक्रिया कैसे थी, यानी उसे कैसे चलाया जाता था। तो इसके संचालन की प्रक्रिया थी परिषद के माध्यम से। और परिषद का मतलब क्या कि एक बौद्धिक परिषद होगा, एक प्रशासनिक। आज भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े एम्स, हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां ये दोनों तरीका यानी परिषद के माध्यम से उसका संचालन, यानी क्या करेगा, डॉक्टर जो क्या क्या स्पेशलिस्ट उसको अलग से, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग होगी, डॉक्टरों की व्यवस्था अलग होगी। इसी तरह उसमें क्या क्या कार्य, यानी बौद्धिक का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाने के लिए एक अलग परिषद थे और उसमें कहाँ से पैसे आएंगे, उसे कैसे मैनेज किया गया, उसके लिए एक अलग परिषद होगी। इसी को यानी बौद्धिक परिषद और प्रशासनिक परिषद के नाम से जानेंगे। अब बात करें कि इतने बड़े विश्वविद्यालय चलता कैसे था, वहाँ उसको इनकम का स्रोत क्या था, वहाँ उन्हें चलाने के लिए जो इनकम आते थे कहाँ से। तो ऐसा लिखते हैं कौन, तो हम हुमायूं सांग लिखते हैं ऐसा कि हर्षवर्धन राजा जब जो थे उन्हीं समय 100 गांव का राजस्व उन्होंने दान दे दिया था। यानी 100 गांव में से जो भी इनकम आएगा वह सभी किसके लिए आएगा, तो वह सभी किसको दिया जाएगा, तो केवल हमको नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 100 गांवों का इनकम को केवल नालंदा विश्वविद्यालय के चलाने के लिए रखेंगे। सेकेंड, 200 लोग, गांव के ऐसे 200 लोग जिसे चुना गया था जिन्होंने इसमें घी चावल दान में देते थे। गांव के 200 लोग, देख 100 गांव तो हो गया, 100 गांव से जो भी इनकम होगा उस सभी किस में लगाया जाएगा, तो उसी के विकास में, उसी की ज़रूरतों में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। 200 लोग ऐसे जो गांव के जो घी चावल दान में देंगे, यानी इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय चलता था। आपको ये भी प्रशासनिक व्यवस्था भी समझ में आएगी। विश्व स्तर पर आखिर में ये फेमस क्यों हुआ, तो विश्व स्तर पर वो अपने अच्छाई और अच्छी ज्ञान के कारण फेमस हुआ। इतने अच्छे ज्ञान देते थे और वहाँ से पढ़ करके लोग बहुत ही अच्छे एजुकेशन पाते थे, जिसकी वजह से वो विश्व स्तर पर फेमस हुए। अब बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी कहाँ कहाँ से आते थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में कुल अगर विद्यार्थी ऐसा माना गया लगभग 10,000 थी, जिनके मेन यानी कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे। अभी हम बात करेंगे शीलभद्र वही रहते हैं जो, हम किसके बारे में कहें, शीलभद्र वही हैं जो धर्मपाल के शीर्षक हैं, धर्मपाल के शीर्षक हैं मतलब शिष्य हैं। ओके, तो अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि कुल विद्यार्थी 10,000 थे, कुलपति उस समय कौन थे, शीलभद्र थे। उन समय विद्यार्थी कहाँ कहाँ से पढ़ रहे, थाईलैंड से, उसका जो कि मैं इसको चेंज कर देना, थाईलैंड से आते थे, चीन से आते थे, मंगोलिया से आते थे, तिब्बत से, मध्य एशिया से, उत्तर कोरिया से, ऐसे बहुत से देशों से यहाँ एजुकेशन के लिए विद्यार्थी आते थे। अब हम बोलते हैं इसमें नामांकन की प्रक्रिया क्या थी। नामांकन की प्रक्रिया थी कि अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार
से ऐसा सुना हूँ कि एक्सपीरियंस एग्जाम के लिए एक गार्ड था, वो गार्ड ही कुछ ऐसे क्वेश्चन करते थे जिसकी वजह से उसका एडमिशन होता था, लेकिन इतना ही आसान नहीं था क्योंकि उसमें 100 में मुश्किल से 1 या 2 लोग ही पास हो पाते थे। आज भी बड़े बड़े कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते जाएंगे, वहाँ एडमिशन से पहले आपको एंट्रेंस, वो उस समय भी एग्जाम यानी उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था थी। तो उसके महान शिक्षक कौन कौन से थे? तब महान शिक्षक में धर्मपाल, शीलभद्र, प्रभामित्र, जनिमित्र, ज्ञानचंद ऐसे महान शिक्षक थे। लगभग ऐसा माना जाता है कि टोटल शिक्षकों की संख्या कितने थी, तो टोटल शिक्षक लगभग 2000 के आसपास थे। टोटल 2000 शिक्षक आप सोच सकते हैं। और ऐसे शिक्षक नहीं, सभी शिक्षक को अपने एक विशेष सब्जेक्ट के विशेषज्ञ थे। कोई ज्योग्राफी के विशेषज्ञ, कोई मैथ के, कोई साइंस के, तो कोई ज्ञान, मतलब सभी अपने अपने क्षेत्र में एक महारत हासिल थी। सभी अपने अपने सब्जेक्ट के एक विशेषज्ञ थे, चाहे उसे एक्सरसाइज का हो चाहे किसी भी। ऐसा माना जाता है कि शीलभद्र अपने किताब में लिखते हैं कि मेरे गुरु, शीलभद्र के गुरु कौन? धर्मपाल। और शीलभद्र के गुरु शिष्य कौन? शीलभद्र के गुरु धर्मपाल। धर्मपाल कौन है? तो शीलभद्र कौन है? धर्मपाल के चेला है। ओके। और शीलभद्र एक ऐसे व्यक्ति थे हिंदुस्तान के मुताबिक जो सर्वज्ञ थे, यानी जिसे सभी चीज़ का ज्ञान था, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। और उन्हीं के पास, उन्हीं गुरु के पास हिंदुस्तान ने 18 महीनों तक अध्ययन किया। 18 महीनों तक अध्ययन करने के बाद बहुत चीज़ सीखे, उसके बाद चले। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा का विषय, वहाँ कौन कौन से सब्जेक्टों की शिक्षा दी जाती थी। तो महायान, आपको बात पता है कि बौद्ध का एक ग्रंथ है महायान हीनयान, तो महायान शाखा। और उसके बाद योग की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा की, वेद की, गणित की, ऐसी विशेष सब्जेक्टों की शिक्षा दी जाती है। अब हम देखेंगे कि नालंदा का पतन कैसे हुआ था। नालंदा का पतन ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी जब उसे ध्वस्त कर दे, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करे, ऐसा उसको जाति दुश्मनी या क्या थी उसकी, लेकिन दरअसल वो कारण नहीं है। इसका और बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। उससे पहले ही, बख्तियार खिलजी से पहले ही बौद्ध धर्मों का तंत्रयान संप्रदाय था शुरू हो जाना, उसका प्रभाव शुरू हो जाना। जैसे ही संप्रदाय था किसी विशेष चीज में, किसी एजुकेशन की चीज में आ जाए, तभी उसका पतन का एक जरिया बनने लगता है। दूसरा उसका मजबूत कारण था कि मजबूत राजवंशों का समर्थन नहीं था। मजबूत राजवंश बोले तो उस तरह पोल राजवंश थे बंगाल के, जिन्होंने इसको तो समर्थन, बौद्ध धर्म को तो समर्थन करते थे, लेकिन उसका ध्यान ज़्यादातर विक्रम विश्वविद्यालय बना दिया और उसका ध्यान ज़्यादातर उसकी तरफ चला गया, जिसपे इसको ध्यान अच्छी तरह से नहीं दिया। और थर्ड कारण क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाना और बख्तियार खिलजी द्वारा पूरा नष्ट कर देना। ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया अपने बहुत सारे आपसी दुश्मनी के कारण, तथा उन्हें पूरी तरह से बौद्ध धर्म वालों से, जैसे दूसरे जाते इस्लाम धर्म से आते थे और दूसरे धर्म, मतलब ऐसे बहुत सारी कहानी मिलती है। कुछ उसमें ऐसी भी माना जाता है कि बख्तियार खिलजी का ऐसा उसको पता नहीं था कि इतना बड़ा घटना हो जाएगा, जब उन्होंने अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जगहों पे लड़ाई किया और उसे तोड़ना फोड़ना शुरू किया, उन्हीं में इनको भी लेकर के ध्वस्त कर दिया। ऐसा बहुत सारी कहानी मिलती है और इन्हीं कारणों से बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद आपको पता है कि जब उसे नष्ट किया गया था और जब उसे पूरी तरह से तोड़ करके जलाया गया था, तो 3 महीने से ज़्यादा उसमें इतनी पुस्तक थी कि 3 महीनों से ज़्यादा तक जलते रह गए। ये बात आप भी सोच सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्तमान में नालंदा की स्थिति क्या है। तो वर्तमान में 2007 में दक्षिण एशिया समिति के द्वारा फिर से उसे उदय का निर्णय लिया गया और उस समय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब थे। और उसके बाद अभी हम वर्तमान की बात करें तो 455 एकड़ में अभी उसे बनाया गया है और 1750 करोड़ की लागत से, और जिसका उद्घाटन 17 जून 2024 को किया गया। पुराने नालंदा से मिलता जुलता बनाया गया है ताकि पुराने नालंदा को भी याद किया जा सके, उससे पूरा मिलता जुलता बनाया गया है। और उसमें ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि आने वाले 50 वर्षों तक की जरूरतों को देखते हुए 50 वर्षों तक उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और एक इतना बड़ा कैंपस बनाया गया है जो विश्व में ऐसा है और इतना बड़ा कैंपस कहीं भी नहीं है। और वर्तमान में सहयोग इसको बनाने के लिए जो दिए हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, थाईलैंड, जापान, ऐसे बहुत सारे देशों ने, जिन आप इन्हीं बातों से सोच सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की कितनी प्रसिद्ध थी और कितने लोग इसको चाहते थे कि आज भी दूसरे देशों के लोग इसे बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में कितना महत्व रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको सभी चीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को भेजें ताकि सभी ये बातों को समझ सके। धन्यवाद।